सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ये है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत और आपको फ्रेम में मेरे साथ एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, वहीं आपको फ्रेम में दूसरी तरफ दिखाई दे रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। देखिए, कहा जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो एक बार फिर से बात निकल चुकी है और यही वाली बात दूर तलक भी जाएगी। और क्यों ना जाए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है। तो आज इस वीडियो में हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में टिकट बाजार पर बात होगी। अब टिकट बाजार क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि गृह मंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात के मायने क्या है। इस वीडियो में जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी होगा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं। विधायक डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो में जिक्र होगा प्रियंका गांधी का भी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, टिकट बाजार की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या है ये टिकट बाजार? देखिए समरीन जी, आपने टिकट बाजार की चर्चा की, लेकिन इसके पहले आपने बताया कि किन किन मसलों पर आज संगत पंगत में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने प्रशांत किशोर की चर्चा तो छोड़ ही दी। जी। प्रशांत किशोर की कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है हम्म। और प्रशांत किशोर ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कई राजनेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। बिल्कुल। हाँ, तो उस पर भी आखिरी में आपको चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। देखिए, टिकट बाजार की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए, चुनाव एक बाजार है और चुनाव जिस तरीके से महंगा होता जा रहा है और चुनाव में जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, अब देखिए, चुनाव आम लोगों से दूर चला गया है। अब वैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे या वैसे लोग चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, जो यह सोचकर कभी राजनीति में आए थे कि जनता मेरे साथ है। अब जनता को आपको साथ लाने के लिए इतने प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, इतनी तिक्रमें लगानी होती है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। हम बार बार कहते, जनता भी कसूरवार है। देखिए, आप तो पता ही है कि जब चुनाव में 2 दिनों की छुट्टियां होती हैं, यदि रविवार को चुनाव हो गया और शनिवार को भी छुट्टी है, तो लोग वोट देने की बजाय कहीं छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, ठीक है ना। अब आंदोलनों में क्या होता है आपको पता है कि यदि आपने गाड़ी भेजी, स्कॉर्पियो भेजी है, उसमें कोई 5वां व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। और टिकट बाजार की चर्चा कर रहे हैं, अब तो हर नेता की सभा, हर नेता की जो सभा है, वहां लोग लाए जाते हैं और उस पर बाजाबता एक सभा के लिए बजट का आवंटन होता है। चाहे आवंटन पार्टी की ओर से हो, नेता की ओर से हो, लोकल यूनिट पर हो या जो टिकट के दावेदार हैं। और अब तो उसमें भी फरमाइश होने लगी है कि जर्मन हैंगर लगाओ। हाँ? और जर्मन हैंगर की कीमत कितनी है? 40 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की कीमत कोई मुझे बता रहे थे। तो आजकल एक छोटी सी सभा करने में या छोटा सा धरना करने में भी 10 से 15 लाख रुपयों का व्यवस्थागत खर्च है। और जब यह खर्च है तो टिकट बाजार की चर्चा होगी कि टिकट आखिर कितने में मिल रहा है, क्योंकि टिकट बिकता है, कौन बेचता है, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कहां से बिकता है, कैसे बिकता है, इसकी भी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम किसी पार्टी के बारे में क्यों करें। लेकिन देखिए, सट्टा बाजार वैसे ही टिकट बाजार है, ठीक है ना। हाँ, कुछ पार्टियां बची हुई चुनावी हैं, साल है तो टिकट बाजार कुछ पार्टियां बची हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन वहां भी छेद है। तो देखिए, टिकट बाजार की चर्चा करें इसके पहले यह समझ लीजिए कि आजकल तो मिलने मिलाने का खर्चा भी लगता है। मिलने मिलाने का भी खर्चा होता है। हाँ, देखिए, जो टिकट आपको दे सकते हैं, दिला सकते हैं, वे स्वयं कुछ ग्रहण न कर रहे हों, लेकिन उनके पास पहुंचना कितना कठिन है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आपको जाकर मिलना होगा ना।
पहले आपको बताना होगा ना। हाँ? या तो आपकी चर्चा मीडिया में इतनी हो, हाँ? मीडिया में इतनी हो कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन फिर भी मिलना है तो आजकल मिलने मिलाने की फीस भी है, ठीक है ना। हाँ? जी। जो करीब हैं हम्म, वो आजकल वो भी मालामाल हो जाते हैं जो करीब हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब टिकट बाजार की चर्चा कर रहे हैं, टिकटों की बात कर रहे हैं, 2020 मुझे याद है, हम्म, 2020 का जब विधानसभा चुनाव था, तब आम तौर पर जो टिकट की बोली लगती थी, जिन पार्टियों में बोली लगती है, सो 70 लाख रुपयों से 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए। रिजर्व सीटों को छोड़ दीजिए, रिजर्व सीटों की कीमतें कम होती हैं, कम होती हैं। और जहां सबन सीटें हैं, जहां सबन जातियों के उम्मीदवार लड़ते हैं, या फिर जो नई जाति संपन्न हुई है, जहां यादव, हाँ, वहां की बोली और अधिक बढ़ जाती है। तो 70 लाख रुपए से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए जहां बहुत प्रतियोगिता हो गई, यह 2020 का भाव चल रहा था, ठीक है ना। इसके अलावे आपको बाकी खर्चे चुनाव के आपको उठाने पड़ते थे, और आपको पार्टी से कुछ नहीं चाहिए था। हाँ? मतलब आपको सिंबल मिल गया तो आपको चुनाव का खर्चा स्वयं उठाना है, पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। हेलीकॉप्टर से कोई स्टार प्रचारक जा रहा है तो उसका खर्चा भी वहन करना है। अच्छा, उसका भी खर्चा हाँ, उठाना उसका भी पड़ता खर्चा वहन करना है, ठीक है ना। जी। हमने तो देखिए पुराने चुनावों में भी ऐसे नेताओं को देखा है, बड़ी पार्टी के ऐसे नेताओं को देखा है, जो सभा में पहुंचकर भाषण प्रारंभ करने के पहले इस बात की गारंटी ले लेते थे कि खर्चा तैयार है कि नहीं है, और तब जाते थे, उड़ान भरते थे जब खर्चा मिल जाता था, ठीक है ना। तो देखिए 2025 में क्या है, 2025 में जो बिहार में टिकटों की बोली खुली हुई है, 2 करोड़ रुपयों से कम का कोई ऑफर नहीं कर रहा है। 2 करोड़? 2 करोड़ रुपया सामान्य ऑफर है। जी। हाँ, हाँ, जब कोई आईपीओ खुलता है ना, तो हम कहते हैं कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो यदि टिकट आप चाहते हैं और टिकट खरीदने की क्षमता रखते हैं, साम दाम दंड भेद में आपका विश्वास है, और आपके पास माल जाल है, और माल जाल से ही टिकट खरीद लेना चाहते हैं, तो 2 करोड़ रुपए तैयार तो, रखिए। हाँ नहीं, 2 करोड़ रुपए सामान्य है, सामान्य ये बोली, मिनिमम है। हाँ, ये शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत हो रही है, जी। ठीक है ना। और कई लोग हमें इस दौरान मिले हैं जो 5-5 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। और कहीं कहीं तो आप यह चर्चा सुनेंगे भी कि फला के यहाँ, फला पार्टी में फला के यहाँ, फला के माध्यम से इतनी राशि जमा कराई जा चुकी है, ठीक है ना, इतनी राशि जमा कराई जा चुकी है। तो यदि 2 करोड़ रुपए से कम की आपकी बोली है तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक के खरीदार मार्केट में एक नहीं अनेक हैं। 5 करोड़ रुपए, देखिए हमने एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में यहां तक सुना कि वहां 3 उम्मीदवार हैं, वह 8 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, वह 8 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कहां से पैसा निकालेंगे, कहां से क्या करेंगे, यह अलग बात है, स्टेटस सिंबल है। देखिए कि जब हम इतना पैसा कमा लिए, आजकल चुनावों में कौन लोग आ रहे हैं, ठेकेदार आ रहे हैं, ठीक है, बालू के कारोबारी आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के जाने पहचाने चेहरे आ रहे हैं, जिन्होंने एन केन प्रकारे ना बहुत सारे पैसे अर्जित किए हैं, और उन्हें अब एक स्टेटस चाहिए और एक सुरक्षा चाहिए। हाँ, आप जैसे ही आप विधायक बन जाते हैं, आप माननीय कहलाते हैं। माननीय, हाँ, बिल्कुल जी। जो एसपी आपको, जो थानेदार तुम ताम करके बात करता होगा, जो कमर में रस्सा बांध देता होगा, वह अब आपको माननीय कहने लगता है। तो 2 करोड़ रुपया मिनिमम है, 5 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए, मतलब 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यदि आपने मन बनाकर रखा है तो आपको 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 3 से 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था, यदि चुनाव में टिकट खरीदने में पैसा नहीं लगा है तब भी चुनाव का खर्चा जो है 2 से 3 करोड़ रुपया है। हाँ, बिल्कुल। 2 से 3 करोड़ रुपया, तो ये तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। और पार्टियों को पता है कि हमारे यहाँ, देखिए अब जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें पैसे से कम मतलब हो सकता है, ठीक है ना,
उन्हें जीत की गारंटी भी, जब बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं तो विनेबिलिटी भी देखनी होती है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि सरकार भी बनानी जिताऊ वाली हाँ, सीट क्योंकि भी सरकार भी चाहिए। बनानी है, हाँ, सरकार भी बिल्कुल बनानी बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ, हम्म, तो ये कंपटीशन तो चल रहा है। हाँ, हम्म, अब एक पार्टी है जनसुराज, हाँ बिल्कुल वहाँ पैरामीटर कुछ और है, हम्म, वहाँ पैरामीटर कुछ और है, क्योंकि प्रशांत किशोर बार-बार कह रहे हैं, यह उनकी यूएसपी है कि हम चुनाव लड़ाने आए हैं, चुनाव लड़ाने आए और वैसे लोगों को लड़ाने आए हैं जो काबिल हैं, लेकिन अपने संसाधनों से चुनाव नहीं लड़ लड़ पाते हैं। पा रहे हैं तो जी पैसे से वहाँ कुछ नहीं होना है, हम्म, लेकिन मानदंड इतने हैं और वह मानदंड मुझे कभी-कभी कन्फ्यूज़ करता है। हम्म, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, हम्म, बहुत मानिंद हैं, लेकिन चुनाव में पोल मैनेजर भी आपको होना चाहिए। बिल्कुल तो पोल मैनेजर आप अच्छे नहीं हैं, हम्म, तो आप पिछड़ भी सकते हैं। हम्म, तो टिकट बाजार का ये हाल है। टिकट बाजार का रवि जी ये हाल है लेकिन हम इस पर जानना चाहेंगे कि आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी क्या है देखिए, सबसे बड़ी बात है समरीन जी कि ये जो मसला जो ज्ञानेश्वर जी कर रहे हैं टिकटों की बाजार, तो इसमें एक बात समझना पड़ेगा कि ये राजनीति का यह कैसे शुरुआत हुआ। इसको थोड़ा सा समझिए कि राजनीति का अपराधीकरण का जो बात हम लोग करते हैं, और इसमें एक बात और समझ लेना पड़ेगा, वैसे लोग आ रहे हैं जो सम्मानित माननीय होंगे। वह चेहरा जो जो ठीक कहा ज्ञानेश्वर जी ने कि वो पहले उनके कमर में रस्सा बांधा जाता था, अब वो माननीय हैं, सम्मानित हैं उनके सामने, तो ये ओहदे की बात हो गई नंबर एक। और ये दूसरी बात ये देख लीजिए कि ये तो ये एक बात है जन बलि और धन बलि, हाँ बिल्कुल तो ये समझना पड़ेगा। ये जो है सो जन बलि, अब धन बलि की पूजा हो रही है। जन बलि आप कितने आप पॉपुलर हैं, क्या है, आपको पकड़ है, चमक है, धमक है अपने क्षेत्र में, वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है धन बलि। धन बलि आपके पास धन कितना है, कितने अकूत संपत्ति के आप मालिक हैं, तभी आप टिकट का लेन देन भी आप कर सकिएगा, गिव एंड टेक कर सकिएगा। 5 करोड़ रुपया मान लीजिए, ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, हमको तो ये कम ही लग रहा है कि 5 करोड़ रुपया कम में, लग रहा है हाँ आपको कम लग 5 रहा है, करोड़ बिल्कुल कम लग रहा है कि 5 जी करोड़ रुपया जो आदमी देगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसको समझा जा सकता है। हम्म, जब 5 करोड़ रुपया आप डोनेट करिएगा किसी फंड में किसी भी जगह पर, तो आपकी तो औकात, आपकी कुवत बहुत ज्यादा होगी। नंबर एक मसला। नंबर दो की फिर उसके बाद आपको चुनाव में भी आपको रेस देन अमाउंट खर्च करना होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि पार्टी आपको सब कुछ दे देगी, पार्टी आपको पंपलेट, बैनर, झंडा जो होगा वो देगी, रेस देन आप ही को खर्च करना है, यह बात तो समझ लीजिए। तो वैसे में आप कौन लोग इस पे चाहते हैं, कौन लोग जाना चाहते हैं जो कि बलि हो। तो बलि का मतलब कि बलशाली नहीं, धन का बलि हो। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पीछे से ही चलिए तो बेहतर समझ में आएगा। जो चुनाव का खर्च हो गया है, इतना खर्च है कि पहले ज्ञानेश्वर जी ने ठीक कहा, पहले टेंट समियाना लगता था, उसका खर्च देना पड़ता था। क्या कंसन पहले भी ऐसा हुआ करता था कि ये अब नया दौर है और नया तरीका है नहीं, देखिए पहले इतनी बड़ी राशि नहीं देनी पड़ती थी। अच्छा लेकिन छोटी, पहले देना पड़ता हाँ था निश्चित रूप से छोटी राशि तो देनी पड़ती है। और हम तो गवाह भी हैं, हमने कई लाइव सिटी के पॉडकास्ट में ही कहा है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे, हाँ, जी बोड़ा इस जी तरीके से था, हाँ और वह एक माननीय ने वो दिया था, तो वह तो हम खुद गवाह भी बने हैं कई दफे। तो वह एक अलग, उस समय वैसे लोग देते भी थे, वैसे बड़े नेता कैंडिडेट को कंसर्न जो उनके पार्टी के होते थे वो उनको देते थे, वह एक अलग मसला। लेकिन अब इन दिनों वैसे लोगों की पूजा हो रही है, वैसे लोग चाहत बने, आप लाख आप पॉपुलर रहिए, अगर यदि आपके पास धन नहीं है तो आप जो है सो अप टू द मार्क नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। यही यानी अब कि जन बलि आप हो ना हो लेकिन धन बलि आपको होना पड़ेगा यही फर्स्ट क्राइटेरिया यही है। आपकी पहचान यही है कि आपके पास में आपकी पकड़ क्या है। पकड़ का मतलब आप कितना गांधी जी दे सकते हैं। आप गांधी जी उस कंपनी को, उस जो पार्टी है जिससे आप उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, उसको कितना दीजिएगा, क्या दीजिएगा, और तभी। और ये देखिए सबसे बड़ा बात है, ये राजनीति का देखिए निश्चित रूप से अपराधीकरण ही कहीं ना कहीं का आपको होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि बड़े बड़े वैसे जो बाहुबली हैं, वो अब तो अपने आप को लोग समझते हैं, बाहुबली कहने का मतलब कि बहुत सम्मानित होना, गौरवान्वित होना, और वैसे लोग हर दल, हर पार्टी, हर जगह आपको इक्वल आपको दिखाई यानी पड़ेगा। कि पहले देते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से लूटते हैं जनता से निश्चित रूप से वो कहां से करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो कोई कारू का खजाना तो उनके पास है नहीं, वो तो लूटी हुई राशि। नहीं तो हम और आप दिन भर 24/7 वर्क करते हैं, फिर भी हम लोग मिडल ऑफ द मंथ हैंड टू द माउथ होते हैं। ये तो हम लोगों के पास में, ये तो प्रैक्टिकल है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वह कहां से और कैसे जुगाड़ करते बिल्कुल। हैं ये।
कहाँ से और कैसे जुगाड़ करते हैं, तो अब हम अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और अगला मुद्दा है बड़ी मुलाकात। देखिए, बड़ी मुलाकात का हम जिक्र करेंगे, और ये बड़ी मुलाकात किसके बीच हुई है? आप बखूबी जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में थे, और आज अचानक से गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। तो अब ऐसे में सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर अंदर में क्या-क्या गुफ्तगू हुई है। देखिए, समरीन जी, आपने कहा कि अमित शाह पटना कल रात को ही आ गए थे और मौर्य होटल में वे रुके टिके। हुए। देखिए, मौर्य होटल उनकी पसंद है, नहीं तो पटना में ताज होटल भी खुल गया। जी। और स्टेट गेस्ट हाउस और राजभवन में नहीं रुके क्योंकि चुनावी बातें हैं अब तो देखिए, नीतीश कुमार मिलने चले गए, यह भी अपने आप में खबर, क्योंकि माना यह जाता रहा है कि बिहार में जो आते हैं वह नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। अब इसे आप कैसे देखेंगे, चश्मे का नंबर क्या होगा देखने का, यह भी बड़ी बात है। बिल्कुल, हाँ हाँ, जी। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और एनडीए कह रहा है कि सीमेंटेड अधिक हुआ है हमारा अलायंस। तो अमित शाह से मिलने गए मौर्य होटल में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी भी दिखे, हाँ? बिल्कुल। विजय चौधरी भी दिखे, जी, जी, संजय जी, झा भी संजय दिखे, झा भी दिलीप दिखे। जायसवाल भी दिखे। हाँ। तो चुनाव के समय चुनाव की बातें ही होगी और अभी सीटों पर बात होनी है। और अमित शाह शाहबाद भी गए और उधर बेगूसराय भी गए। आपको पता ही है कि शाहबाद सबसे कठिन इलाका है। तो सीटों पर बातचीत संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह ये कर रहे हैं। और अब फाइनल शेप में उधर बीजेपी से अमित शाह को करना है। तो सवाल यह पैदा होता है कि सीटें कितनी कितनी, क्योंकि ये दोनों आपस में पहले तय कर लेंगे। तय ही है, तय ही है, तय ही है। हाँ हाँ, तय ही है। जी। मतलब 2 से 5 सीटों का अंतर है और बड़े भाई और छोटा भाई का। बड़े भाई छोटे भाई होगा या जुड़वा भाई होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब जुड़वा भाई होने की संभावना, जिस तरीके से सहीदरता नीतीश कुमार ने दिखा दी कि वो मौर्य होटल में मिलने चले गए, तो जुड़वा भाई, जुड़वा हाँ, भाई, जी। जुड़वा भाई। अब यह संभव है कि 5 मिनट पहले जन्म लिया हो तो एक जी। सीट अधिक हो जाए, तो जुड़वा भाई, ठीक है जुड़वा ना? भाई, हाँ, हाँ। जुड़वा भाई। और फिर बाकी जो तीनों हैं उनका सामंजन होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग जीतन राम पासवान जी का, मांझी। जीतन राम मांझी जी का। तो देखिए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बहुत सारी समस्याएं नहीं हैं। चिराग पासवान में थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन चिराग पासवान से हम लोगों ने मुलाकात की थी और चिराग पासवान ने भी कहा था कि 2-3 सीटों के लिए हम कोई गठबंधन में खलल पैदा करने वाले नहीं हैं। क्वालिटी वाली हाँ, सीटें हाँ, चाहिए। क्वालिटी वाली सीटें चाहिए। देखिए, जी। अब बीजेपी की सीटें तो करीब करीब तय ही है, उतने जीते हुए विधायक है, उनके पास वैकेंसी है कहाँ? हाँ? जेडीयू में है सीटें, क्योंकि जेडीयू 43 पर ही जीती थी। लेकिन अब देखिए, लफड़ा कई सीटों पर है, कई सीटों पर है ना। अब देखिए, गोपालगंज में बैकुंठपुर की सीट है, मिथिलेश तिवारी का बीजेपी से टिकट फाइनल माना जा रहा है। अच्छा। लेकिन मंजीत सिंह टाल ठोके बैठे हैं। जी, जी, जी। मंजीत सिंह टाल ठोके बैठे हैं, उन्हें आयोग में बनाया गया, इसके बाद भी वह मानने को तैयार नहीं है, हैं? तो ये सब जो डिफरेंसेज है ना, वहाँ मुख्यमंत्री की सभा होनी थी, वह भी रद्द हुई है। तो अब मोतिहारी में देख लीजिए, मोतिहारी में प्रमोद कुमार बीजेपी के बिल्कुल तय उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जेडीयू से दिव्यांशु भारद्वाज आर पार की मुद्रा में है, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखा दी है। और यदि दिव्यांशु भारद्वाज लड़ते हैं, उधर सुमित शशांक जो भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, हाँ, वह भी मुंह फुलाए बैठे हैं, हाँ। तो यदि लड़ते हैं दिव्यांशु भारद्वाज, तो किसको नुकसान होगा? तो ऐसी कई सीटें हैं जिसमें आपस में इतनी खींचतान है, इतनी खींचतान है। अब इसे परबत्ता में देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार जो जीते हुए विधायक हैं जेडीयू के, ये इधर से उधर फ्लोर टेस्ट याद है सबको, ये इधर से उधर की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। तो वहां उम्मीदवार किसको बनाया जाए? फिर आप देख रहे हैं दिनारा की लड़ाई कैसी है। दिनारा में अब उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी है कि वीटो लगा रहे हैं, हाँ, कि 2 कुशवाहा और 1 राजपूत लड़ाना है। तो दिनारा में वो लड़ाना चाहते हैं आलोक सिंह को, बीजेपी से राजिंदर सिंह हैं और जेडीयू से जय कुमार सिंह हैं। तो ऐसी सीटें अब देखिए इतनी, अब बक्सर में इतने ब्राह्मण हो गए हैं कि 18 ब्राह्मण वहां उम्मीदवार हैं। 18 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं और बाहरी भीतरी का अलग झगड़ा रहता है। अब जिन लोगों को शामिल कराया गया है बीजेपी में, अब नागमणि आए और उनकी पत्नी आई तो टिकट की उम्मीद से ही, लेकिन पॉलिटिक्स तो समझते हैं। फिर आप देखिए ना, सुजगरा की लड़ाई कैसे फंसी हुई है। भाई, फ्लोर टेस्ट में प्रहलाद यादव राजद से कूद कर एनडीए सरकार को बचाने आए, एनडीए सरकार को बचाने आए। और अब ललन सिंह ने कह दिया कि भाई, जो ललन सिंह ने कहा उसके बाद उनका टिकट तो खत्म माना जा रहा है।
तो टिकट खत्म माना जा रहा है। तो अब जो कमिटमेंट है बीजेपी का, तो ये सारी सीटें, और देखिए फिर यह भी तय होना है किसका टिकट कटना है, किसका टिकट बचना है, हाँ? यह भी है। बहुत सारे चेंजेस की बात हो रही है कि ठीक है, ये सीटें हम लड़ेंगे, ये सीटें लड़ेंगे। तो अमित शाह और नीतीश कुमार की बातचीत को, क्योंकि वहाँ दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी भाजपा के दो प्रमुख जिनकी भूमिका है, और इधर से संजय झा और विजय चौधरी, ठीक है ना? और दोनों सुलझे हुए हैं, इधर से भी दोनों सुलझे हुए, उधर से भी दोनों सुलझे हुए हैं। तो इनकी भूमिका है। तो अब तो चुनाव की बात शुरू हो गई है। अब देखिए, यदि आप पटना जिले की ही बात कर लीजिए, अब जो चिराग पासवान की सीटें हैं, अब तो सभी सीटों पर जहां चिराग पासवान को जो सीटें दी जानी है, उनमें अधिकांश सीटें जेडीयू की है, अधिकांश सीटें जेडीयू की है। अब देखिए, चिराग पासवान यदि उदाहरण के तौर पर लीजिए तो गोविंदगंज की सीट, गोविंदगंज की सीट चाहते हैं राजू तिवारी को लड़ाने के लिए। वहां बीजेपी जीती हुई सीट है और एक कार्यकर्ता जीता हुआ है। तो ये सब पेच फंसे हुए हैं और इस पेच को निकालना है और विपक्ष के प्रति हमलावर होना है। तो विपक्ष तो स्वयं खंडित होता दिख जाता है। आपने देखा ही कैसे रोहिणी आचार्य ने किस तरीके से आलोक कुमार के पोस्ट को इंडोर्स कर दिया और इसके बाद लालू परिवार में आपको महाभारत साफ साफ दिखाई पड़ गई। तो अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात से एनडीए सीमेंटेड हुआ है, यह मान लीजिए। और जो बाकी बची हुई बातें हैं वह अगले 5-7 दिनों नवरात्रि के दौरान, अभी देखिए पितृपक्ष का भी चक्कर है और ये एनडीए वाले, विशेषकर बीजेपी वाले, ज्यादा मानते हैं कि इस समय में शुभ काम नहीं होना चाहिए। जी नहीं ज्ञानेश्वर जी, हम तो ये बात ठीक है कि सीमेंटेड हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है भी इन लोगों का। लेकिन हम थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो जुड़वा भाई हैं, तो इनमें सीटों का आवंटन कैसे होगा? ये मान लीजिए आप कह रहे हैं ठीक है, एक आध सीट कम बेसी हो सकता है, मान लीजिए जेडीयू 101, भारतीय जनता पार्टी 101 या 2, तो उसमें क्या होगा ये थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, क्योंकि व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। क्योंकि सीट 243 ही है, यह 244 नहीं होने जा रहा है। तो ये, और चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो इसको कैसे कैसे बटेगा? नहीं, आप देखिए ना, 243 है, यह तो सही है। तो यदि 100 और 101 की बात होती है या 102 और 101 की बात होती है, तो 203 सीटें होती है। और बाकी 40 सीटें जो हैं, भाई मानकर चला ही जा रहा है ना कि 22 से 25 सीटें चिराग पासवान की हो सकती है। यदि आप 25 भी पकड़ लें और इधर 3 हो गए तो 25 3 28, 15 बचते हैं। तो 15 सीटों में आप जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बंटवारा को देख लीजिए। यदि ये 200 पर लड़े तो 43, तो चिराग पासवान की सीट 25 से बढ़कर 27 भी हो सकती है। तो यही फार्मूला निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं इस मामले में तो ठीक है जी, लेकिन क्या जीतन राम मांझी उतने कम सीट पर मान जाएंगे? क्योंकि उनका देखिए कहना है कि अपनी पार्टी की मान्यता की दुहाई दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमको उतना आना चाहिए कि हमारी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है, निबंधन है, वह बच सके। तो इस लिहाज से वह डिमांड कर रहे हैं। रवि सर, आप तो बहुत देखिए तजुर्बा है आपको, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? उपाय क्या है? वो चिराग पासवान की तरफ मतलब नहीं काम करेंगे, ठीक है ना? 2020 नहीं होने जा रहा है और वो नहीं जा रहे हैं, मतलब महागठबंधन में भी कोई जगह देखिए, मतलब ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, हाँ, कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और हम पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हो गई है, आरएलए में इतनी बड़ी पार्टी नहीं हो गई है कि ये अकेले अपने पैर पर खड़े होकर के नीतीश कुमार की सेहत को बिगाड़ दें और तेजस्वी की सेहत को बना दें। माने 2020 वाला चिराग ये नहीं बनेंगे, न 2020 वाला चिराग बनेंगे, न 2020 वाले उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी जाना है, क्योंकि अगले साल उनका कार्यकाल खत्म होगा। नहीं, जीतन राम मांझी बड़ी बड़ी बातें करे कि 100 सीट हम लड़ेंगे, हमको ये इतनी, तो वो जनता जो है जीतन राम मांझी को तो आपने देखा था ना, अयोध्या भी चले गए थे। अयोध्या के पहले वो क्या क्या कहते थे। तो फिर यह तो बातें होती ही होती है। जीतन राम मांझी कब बोलते हैं और कब बदल जाती है तो देखते ही रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा भी सवाल एक रवि जी से, जिस तरह से आपने कहा कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबके मिजाज जो हैं वो बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी और चाहे उपेंद्र कुशवाहा। भले ही कुछ ना बोलते हैं, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि दर्द जो है वो छलक ही जाता है। हार अब भी भुला नहीं पाए, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? आसानी के साथ होगा सब? नहीं, देखिए हम जो देख और समझ पा रहे हैं या फिर उसको डिकोड कर पा रहे हैं या बिटवीन द लाइंस जो है वो जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, वो जो हम समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से देखिए जो अब जो स्थिति बन रही है बिहार में, उसमें इन लोगों को
एनडीए के नौका से जो भी अलायंस पार्टनर है वह नहीं उतर सकते। अगर नहीं उतरेंगे उतर सकते नहीं उतर सकते हैं। अब अगर यदि नौका से अगर उतरेंगे तो वो पानी में डूबने के समान होगा। क्यों? आप पानी में डूब जाइएगा, ना आप इधर के रह पाइएगा ना उधर के रह पाइएगा। जो स्थिति परिस्थिति दिन प्रतिदिन बनती जा रही है, अब आपको जो भी सीट मिलेगा जुड़वा भाई से बचने के बाद, वह आपको सबको एक्सेप्ट करना होगा और वह भी ग्लैडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह नहीं कि आप माने नाक भौं सिकोड़ करके एक्सेप्ट करिएगा तब आप जाइएगा तो फिर भंवर में फंस जाइएगा। इसलिए आपको वह मान के चलना पड़ेगा और सबको बेहतर स्ट्राइक देना पड़ेगा, सो दैट कि जो एनडीए की जो फिर से सरकार बने बिहार में, डबल इंजन की सरकार बने, उसमें आपकी भी भागीदारी माकूल हो। इसमें बिल्कुल। इतनी बात तो समझ रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ बेहतर परफॉर्म भी आप चुनाव में कर पाइएगा। नहीं तो आपके सामने देखिए लाख, आप कह लीजिए लाख कोई मुगालता पाल के रखे कि महागठबंधन में इधर से उधर कुछ हो जाएगा, लेकिन महागठबंधन का भी स्ट्राइक रेट आप देखिएगा तो वो मजबूत है। हाँ, अब उसमें ये बात जिसमें एड ऑन किया जाता है कि 2020 में चिराग पासवान के कारण जो है सो आरजेडी का स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया, लेकिन यह बात भी और आप देखिए जेडीयू का बड़ा नुकसान। जेडीयू का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन एक बात और देखिए कि उस समय जो वक्त संशोधन विधेयक नहीं आया था, अब वक्त संशोधन विधेयक आ गया है। ठीक है, फ्री बीज बांटा जा रहा है, तो वह उसका भी यह टेकन फॉर गारंटी नहीं है कि फ्री बीज से इधर से उधर मुस्लिम चले जाएंगे। वह उनके पास में इतनी माने वोट है, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास में इतनी वोट है कि वह एक मुश्त स्ट्राइक करेंगे तो वह थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा तो बेहतर परफॉर्मेंस होगा। यही हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ज्ञानेश्वर जी से भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, गठबंधन का जो स्वरूप है वो ऐसे ही दिखाई देगा या फिर किसी की एंट्री या किसी की एग्जिट भी हो सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, एनडीए में तो देखिए ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। एंट्री हो सकती है क्या? नहीं, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ना, अब संभावनाएं कम होती जा रही है, क्योंकि देखिए रवि सर ने भी कहा अब एनडीए में सीटें हैं कहाँ। ठीक है, एनडीए में सीटें हैं कहाँ, और मुकेश सहनी को अभी भी उम्मीद है नाम कि, ले लिया आपने। हाँ, मुकेश सहनी को अभी भी उम्मीद है कि भाई इधर डिप्टी सीएम। और देखिए एक बात, जब यह बात आपने छेड़ दी है, प्रसंग दूसरा था, राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने का फायदा मिला है। मिला है। अच्छा। जो राम वोट है वह महागठबंधन के खाते में जाता दिखाई पड़ रहा है, समझे। और यह सीधे तौर पर बीएसपी को नुकसान हो रहा है और एनडीए को नुकसान हो रहा है। जहां बीएसपी का उम्मीदवार होता था वहां राम वोट बीएसपी को मिल जाता था या फिर एनडीए को मिलता था। तो राजेश राम को, और राजेश राम के कारण जो लाभ मिल रहा है, उसके कारण ही इस बात पर भी मंथन चल रहा है। यदि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो राजेश राम का भी ऐलान करो और एक अकलियत का भी ऐलान करो, तो देखिए यानी कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब हम अगले मौजू पर आ जाते हैं, और अगला मौजू है तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ और बिहार अधिकार यात्रा से जुड़ा हुआ। और देखिए खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव विधायकों की जो है वो परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे हैं। विधायक काफी डरे हुए हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं तेजस्वी? नहीं, तेजस्वी यादव के पास संजय यादव है। संजय यादव को लेकर कितना विवाद हो गया, रोहिणी आचार्य ने आज क्या क्या दिखाई आपने। तो संजय यादव तो टास्क मास्टर ही हैं और स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो वह तो फीडबैक लेते ही रहते हैं, इसलिए बिहार अधिकार यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। तो बिहार अधिकार यात्रा में देखिए तेजस्वी को समर्थन भी मिल रहा है, रात 9 बजे तक लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जीते हुए विधायकों के प्रति आक्रोश भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे कल जिस तरीके से वह कल या जहानाबाद में और फतुहा में जिस तरीके से जीते हुए विधायकों के प्रति आक्रोश दिखा, जहानाबाद में, कल फतुहा में हुआ। हाँ, फतुहा में हुआ। हाँ, तो भाई सुदय यादव के खिलाफ और यहाँ रामानंद यादव के खिलाफ, और तेजस्वी यादव नया राजद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव जब देख रहे हैं कि यदि आक्रोश है, अब फतुहा गए हैं तब से हल्ला हो गया कि रामानंद यादव का टिकट ही कट रहा है। हाँ, सुदय यादव के पीछे कौन लोग लगे हैं सबको पता है। तो राजद में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने भी भविष्य का राजद है और घर का महाभारत वर्तमान का है, चल ही रहा है। तो अब भविष्य में संकट न हो, मेरे नेतृत्व को सब लोग माने, यह तेजस्वी यादव की प्राथमिकता है। ठीक है, तेजस्वी यादव की प्राथमिकता है।
अब राम, लेकिन विकल्प कहाँ, कौन क्या, जो हम कहते हैं ना कि इतने तोप और गोप पैदा हो गए हैं कि यदि वे बागी हो गए, और फिर हम कह रहे हैं तेज प्रताप यादव का तेवर। तेज प्रताप यादव के पास तो अब सहायता राशि भी आ रही है, जिससे वह मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं राघोपुर में जाकर के लोगों को। तो तेज प्रताप यादव ने यदि 20 सीटों पर नुकसान का इरादा रख लिया, 20 सीटों पर नुकसान का, तो महागठबंधन को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ? और आप जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और जहां एनडीए और इंडिया ब्लॉक की लड़ाई होती है, वहां एनडीए अपने उम्मीदवारों के अलावा सामने वाले उम्मीदवार की चिंता नहीं करती, लेकिन जो तीसरा उम्मीदवार जो वोट काटने की, हम प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की बात नहीं करें, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो तीसरा उम्मीदवार होता है उसको मदद पहुंचाई जाती है, उसको मदद, ताकि वह मजबूती से लड़े। अब देखिए, जिसका टिकट तेजस्वी यादव काट देंगे, यदि वह चुनाव मैदान में आ गया बागी होकर, तो एक तो वह प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेगा, दूसरा वह आरजेडी को हराने की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन ये स्थिति और परिस्थिति सिर्फ महागठबंधन में देखने को नहीं मिलेगा, ये स्थिति और परिस्थिति आपको एनडीए में भी देखने को मिलेगा। हमने पहले बताया ही कि कैसे बैकुंठपुर में, कैसे मोतिहारी में, कैसे दिनारा में, और ये तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जहां स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तेजस्वी कई विधायकों का टिकट तो काटेंगे, इतना पक्का है। कई विधायकों का टिकट काटेंगे तेजस्वी यादव। तो ऐसे में एक सवाल है रवि जी मेरा आपसे, क्या लगता है, क्या खबर मिल रही है, कितने ऐसे विधायक हैं जो रडार पर आ गए हैं तेजस्वी यादव के? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अभी ज्ञानेश्वर जी एक बात कह रहे थे कि महाभारत चल रही है। का, हाँ, चल रही है आरजेडी में, तो वो, लेकिन एक चीज अभी एक साथ एक चीज बात और उन्होंने कहा कि संजय जी हैं वहां पर जो रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटजिक बनाते हैं, तो ये महाभारत के संजय को सब कुछ दिखाई पड़ता था, वहां क्या घटना होती थी वह ईश्वरीय देन था, वो समझते थे क्या हो रही है क्या नहीं। लेकिन ये संजय जी हैं, इनको संभवतः यह नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या देखिए, रिट्वीट करने की बात आई रोहिणी आचार्य की, और तमाम तरह की जो बात अंदर खाने में चल रही है, ये तो निश्चित रूप से देखिए एक बात समझने वाली है, जो टिकट कटेगा इधर से या उधर से, तो वो निश्चित रूप से वह आपके लिए डैमेजिंग होगा, पार्टी के लिए डैमेजिंग होगा। तेजस्वी क्या चाह रहे हैं और संजय जी क्या चाह रहे हैं, यह वही लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो ये कहीं उनको अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव से भी कुछ बात सीखनी चाहिए कि कैसे वह इन परिस्थितियों को किस बेहतर ढंग से वह माकूल बनाते थे, वह ये और बेहतर परफॉर्म होता था। इतनी बात तो सीखनी चाहिए समरीन, तभी जाकर के कुछ बेहतर कर पाएंगे ये लोग। नहीं तो सामने देखिए, आपको एनडीए तो है ही है, प्रशांत किशोर भी हैं, जनसुराज है, तो ये आपको इसी को कहते हैं कि बेस्ट पॉलिसी मेकर, बेस्ट रणनीतिकार। जब प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं और बस्ते की बात कर रहे हैं, स्कूल बैग की बात कर रहे हैं, आपके बच्चे की भविष्य की बात कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, नए बिहार बनाने की बात कर रहे हो, तो वैसे में आपको इस तरीके, तेजस्वी भी नया राजद बनाने की बात कर तो रहे हैं। नए राजद में यही तो हो रहा है। तो ये देखिए, आप बेहतर परफॉर्म करिएगा, कैसे करिएगा, इस बात को समझना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बातों में आप मुगालते में आ जाइएगा और आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहेगा। अब देखिए, कहीं पर घोड़ा पे चढ़ जा रहे हैं, अब देखिए उसका रिएक्शन एक्शन दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से कलम आप फेंक कर दे रहे हैं लोगों को, वही इसका भी रिएक्शन दिखेगा। वही तो लोग डिकोड कर रहे हैं उसको, ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, लोग डिकोड कर रहे हैं, आम आवाम कर रही है बिहार की। अब जैसे तेजस्वी यादव, याद करिए कि पहले वो हरा गमछा ऐसे ऐसे लहराते थे, उन्होंने बंद किया। अब देखिए कलम फेंक रहे हैं, घोड़े पर चढ़ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव घोड़ा पर चढ़ेंगे, बिहार को संवारेंगे, बनाएंगे। तो आनंद सिंह के लिए मैसेज था, मुकामा पहुंच गया। ठीक है, आप मैसेज दूसरे तरह से देना, ये दूसरे तरह से भी मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है आपका। इस बात को समझिए, आप जिसको आप साधना चाह रहे हैं वो सत्ता हुआ दिखा। नीतीश कुमार तो घोड़ा पे नहीं चढ़ेंगे, अमित शाह तो घोड़ा पे नहीं चढ़ेंगे, तो ये आप कर क्या रहे हैं, ये बात तो करिए ना। आप बेहतर बिहार बनाइए, बिहार के बच्चों का भविष्य के आपका बेहतर निर्माण करिए। कैसे करिएगा? आप बोलते हैं कि दवाई, कमाई, ये सब ठीक है, सिंचाई, ये सब ठीक है, कार्रवाई, वह सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह उसके साथ में इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा, तभी आप नए बिहार की बात आप कर पाइएगा। थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी कि प्रियंका गांधी बिहार में आ रही हैं। हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी आए थे बिहार में और उन्होंने माहौल भी बना दिया था। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं और सभा को संबोधित भी करेंगी। किस स्ट्रैटेजी पर अब चल रही है कांग्रेस? देखिए समझ जी, प्रियंका गांधी की चर्चा करें इसके पहले तेजस्वी यादव की घुड़सवारी की चर्चा कर लें।
बिल्कुल। और आपने कहा कि अनंत सिंह को दिखाने के लिए। हम्म, देखिए, यह तो अनंत सिंह की जीत हुई कि हाँ, आप बिल्कुल। मोकामा में उन्हीं का अंदाज हाँ, फॉलो उन्हीं के करते हैं। अंदाज को आप फॉलो करने लगे। हाँ, तो और घुड़सवारी की रफ्तार कहिएगा तो उसमें तो तेजस्वी यादव अनंत सिंह से पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। पीछे जी, छूट जी, जाएंगे। जी, जी। अनंत सिंह का घोड़ा तो बिहार चैंपियन है। हाँ, सोनपुर के मेला में क्या होता है। बिल्कुल। और देखिए, मोकामा मोकामा लखीसराय ये सब ऐसी सीटें हैं जो डी ग्रेड सीटें हैं आरजेडी के लिए। अनंत सिंह जब थे तो चुनाव जीत गए थे, क्योंकि मोकामा मतलब अनंत सिंह है। कल वहां आपने नोटिस किया होगा कि नारा लगा, तेजस्वी सूरजभान जिंदाबाद, तेजस्वी सूरजभान जिंदाबाद। तो अब इस बात को भी अगले 2-4 दिनों में डिकोड करना होगा कि सूरजभान सिंह ने और पशुपति पारस ने आखिर में फैसला क्या किया। क्या इनकी बात बन गई, क्योंकि यह बात हुई थी कि महागठबंधन में 2 नए दल आ रहे हैं, पशुपति पारस की पार्टी, जेएमएम। हाँ नहीं, पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी, आरएलजेपी हाँ। और जेएमएम। हाँ। तो यदि ये दोनों आ रहे हैं तो इनको कहाँ कहाँ सीटें मिल रही हैं, कहाँ कहाँ सीटें और मिल रही, कितनी मिल रही? कितनी मिल रही है। अब देखिए, नई चर्चा यह भी है कि पशुपति पारस स्वयं भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजा पाकर से, राजा पाकर से, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस से जीती हुई कितनी सीटें ले लेंगे। हाँ, वहां से तो कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव जीती हुई है। हाँ, तो कांग्रेस से आप ले लेंगे। अब माले से आप घोसी की सीट कैसे छुड़ा लेंगे। वहां राहुल को कंफर्म कर दिया गया है। लालू यादव ने किसी का टिकट कंफर्म किया है तो जगदीश शर्मा के बेटे राहुल को महागठबंधन की ओर से कंफर्म किया है, और उसके बदले में मखदूमपुर की सीट देने की बात की जा रही है। मखदूमपुर में जो आरजेडी के एमएलए उनका टिकट कर सकता है। तो ये बातें थी। अब बात हुई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी। देखिए, 2020 याद कीजिए, राहुल गांधी से बात नहीं बन रही थी सीटों को लेकर, संख्या को लेकर। प्रियंका गांधी से बात बन गई थी, और प्रियंका गांधी ने बात बना दी थी। प्रियंका गांधी बीच में कूदी थी, लालू यादव से बात की थी, और 70, देखिए 70 तो इस बार कांग्रेस का नहीं होना है। आपको भी लगता है हाँ, कि नहीं मिलेगी नहीं 70? होना, 70 नहीं होना है। इतना दम दिखाने के बाद भी 70 नहीं होना, 55 से 60। लेकिन देखिए, कांग्रेस की भी प्राथमिकता है कि हम संख्या में थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन हमें सीटें चाहिए क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी जो एक नया शब्द आ गया है ना, अब सब हारने वाली सीटें आरजेडी ही ले ले। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हमको क्वालिटी सीट चाहिए। माले तो लड़ने के लिए तैयार रहती है, माले लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो अब वो 55 से 60 के बीच होगी। देखिए, प्रियंका गांधी आ रही हैं, और उसके बाद वो खगड़िया जा रही हैं। अब खगड़िया से प्रियंका गांधी का प्रेम समझ लीजिए कि खगड़िया में इस बात तय मानी, खगड़िया में 2020 में भी छत्रपति यादव चुनाव जीत गए थे कांग्रेस के, और कांग्रेस के नेतृत्व को विश्वास नहीं था कि छत्रपति यादव चुनाव जीत रहे हैं वहां, ठीक है ना। और चंदन यादव बिलदौर से चुनाव जीतते जीतते हार गए थे, जीतते जीतते हार गए थे। तो ये चंदन यादव जो है, डॉक्टर चंदन यादव हैं, खगड़िया के ही हैं, दिल्ली में रहते हैं। इनका प्रियंका गांधी के सेक्रेटेरिएट से सीधा संबंध है। हाँ, तो इनका टिकट वहां से कंफर्म होता है। इस बार चर्चा ये है कि तेज प्रताप यादव हसनपुर छोड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव, हाँ नहीं, महुआ जाएंगे कि बख्तियारपुर आएंगे, राघोपुर जाएंगे, नहीं मोहिउद्दीन नगर जाएंगे, नहीं राघोपुर कहाँ जाएंगे, राघोपुर नहीं जाएंगे। देखिए, अब हम इस मामले में बड़ा स्पष्ट हैं कि न राघोपुर तेज प्रताप यादव जा रहे हैं, न प्रशांत किशोर जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी नहीं जा नहीं रहे। नहीं, प्रशांत किशोर करगहर भी नहीं जा रहे हैं। ये भी करगहर से जनसुराज के उम्मीदवार रितेश पांडे होंगे, यह भी आपको बता दें। रितेश पांडे हाँ, होंगे, सिंगर रितेश पांडे होंगे, ठीक है अच्छा, ना। जी, जी, जी। तो अब तेज प्रताप बख्तियारपुर भी हो सकते हैं, मोहिउद्दीन नगर, वो धड़कन बढ़ाते रहते हैं सभी नेताओं का, ठीक है ना। तो प्रियंका गांधी के जो करीब हैं चंदन यादव, वह खगड़िया से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हसनपुर छत्रपति यादव लौट सकते हैं, जो खगड़िया के मौजूदा एमएलए हैं, वह हसनपुर ही लड़ना चाहते थे। उनके पिता की कर्मभूमि रही है, छत्रपति यादव की कर्मभूमि रही है। छत्रपति यादव मूलतः पत्रकार रहे हैं, हाँ, स्थानीय स्तर के, हाँ, और विधायक बनना, चलिए उन्हें हम बधाई भी देते हैं, आगे के लिए शुभकामना भी देते हैं यदि कोई पत्रकार, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और नो नॉनसेंस हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी आपने यह नहीं सुना होगा। हाँ, तो प्रियंका आ रही हैं। प्रियंका की मुलाकात तेजस्वी यादव से, लालू यादव से हो जाए तो बिगड़ी हुई बात बन जाना महागठबंधन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। हाँ, नहीं तो घर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई, घर में तेजस्वी के दुश्मन पैदा हो गए हैं और राजनीति में कांग्रेस दुश्मन की तरह दिखाई पड़ रही है। तो यह बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, बेचैनी बढ़ती जा रही है महागठबंधन के दूसरे नेताओं की जी।
यानी कि देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी आ रही हैं और कांग्रेस भी लगातार तेवर दिखा रही है। क्या लगता है, देखिए आज भी हमने देखा था कि कांग्रेस की मैराथन बैठक भी हुई थी और अचानक से पप्पू यादव पहुंच गए थे। क्या खबर मिल रही है? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि आरजेडी के अंदर, घर के अंदर भी और बाहर भी, तो कांग्रेस के सवाल पर, लेकिन हम एक बात तो जहां हम देखते हैं उसको कि कांग्रेस और आरजेडी का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है, हम इस बात को समझते हैं। और ये दोनों का अलायंस कभी भी सीट को शेयरिंग को लेकर के, जब तक, और यह भी समझ लेने की बात है, जब तक सोनिया गांधी हैं या फिर लालू प्रसाद यादव हैं, एक दूसरे के लोग हैं, तो वह कभी नहीं। हाँ, अब उसके बाद का जनरेशन क्या करेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन इतनी बात तो तय है कि ये टेस्टेड और ट्रस्टेड है। इधर उधर सीट के लिए, 2-4 सीट के लिए आगे पीछे नहीं होगा, और ये लोग मिल करके यहाँ पर बाउंस बैक करने के लिए। और एक बात और समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए जिस तरीके से पड़ोसी राज्य झारखंड में रोका गया, मिल करके महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने, यही कुछ यहाँ पर भी ये कवायद हो रही है। अब इसमें प्रियंका गांधी की एंट्री, वह निश्चित रूप से तुरुप का इक्का साबित होंगी। वो जो कुछ भी, मान लीजिए किसी को मनमुटाव, सीट को शेयरिंग को 2 कम आगे पीछे, वह एडजस्टमेंट हो जाएगा। और जो क्वालिटी सीट की बात है, वह क्वालिटी सीट कर लीजिए, या फिर उसको आप उसको टफ सीट कर लीजिए, तो वो भी आपको क्वालिटी और टफ सबको मिलेगा, समान रूप से मिलेगा। अब इसमें कोई इधर उधर जिच और हिच नहीं होने जा रहा है, हमको जहां तक दिख रहा है। वो देखिए, अब से तो राजनीति में तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जहां तक देख रहे हैं, प्रियंका गांधी के आने पर यह सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ऐसे भी देखिए, पप्पू यादव जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव से कितनी दूरी बनाए हुए था आरजेडी, और देखिए पप्पू यादव जा रहे हैं, कन्हैया कुमार बैठ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी इन लोगों की है। अब एक एक सीट को माइक्रो लेवल पर ये लोग देख रहे हैं, इतनी बात भी तय है। अब देखिए, चुनाव का परिणाम तो किस स्थिति में, परिस्थिति में जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, वह और अंतिम क्षण में क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत बारीकी के साथ ये लोग इसको देख रहे हैं। बहुत बारीकी के साथ हर कुछ देखा जा रहा है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, आपसे हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि लगातार हमने देखा कि जब पिछली बार राहुल गांधी आए तो मीडिया कर्मियों ने एक सवाल पूछा था कि आज आप ऐलान कर ही दीजिए कि महागठबंधन का सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव, लेकिन वो इस सवाल पर चुप हो गए थे। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी आ रही हैं, फिर से यही सवाल पूछा जाएगा? प्रियंका गांधी आएंगी तो जवाब देकर जाएंगी ना? नहीं, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। और कहाँ ऐलान कर रहे हैं, देखिए आप आगे प्रशांत किशोर पर आए, उसके पहले हम रवि उपाध्याय सर का जवाब दे दें। रवि उपाध्याय सर ने कहा कि सोनिया गांधी और लालू यादव कहाँ प्रयास कर रहे हैं, यह भी डिकोड करने की जरूरत है। लालू यादव कहाँ प्रयास कर रहे हैं? लालू यादव ने प्रयास किया होता तो अब तक बात खत्म हो गई होती। अब क्यों लालू यादव प्रयास नहीं कर रहे हैं? लालू यादव सच में एक फोन उठा लें और सोनिया जी से बात कर लें, राहुल जी को बुला लें, ठीक है, मिलने चले जाएं, तो बस कुछ मिनटों की और घंटों की बात है। संख्या तो तय ही हो जाएगी, उसके बाद सीटों का चयन भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो घर के भीतर महाभारत है ना, इसलिए मुझे प्रियंका जी आ रही है, प्रियंका जी से भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन यदि गोल मटोल जवाब आया तो फिर समझ लीजिए। और देखिए, जब प्रियंका जी आ रही हैं तो नवरात्रि, अब नवरात्रि में भी यदि तेजस्वी यादव स्पष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें पूजा मंडपों में ही घूमना पड़ेगा कि माँ दुर्गा मुझे आशीर्वाद दे दो, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे दो, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दे। बाकी प्रशांत किशोर की बातें आप बता दीजिए कि कल क्या होने वाला है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। और देखिए, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, सब यही जानना चाह रहे हैं कि कल किसकी बारी है। हम आपसे ही जानना चाहेंगे किसकी बारी है। नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इलू क्या है? संजय जायसवाल जरूर निशाने पर होंगे। संजय जायसवाल निशाने पर होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे संजय जायसवाल। कल जवाब मिल जाएगा, क्योंकि नहीं, मुंहतोड़ होगा कि सीधा होगा मुझे नहीं पता। देखिए, बीजेपी ने भी ठीक ठाक को मैदान में उतारा है। संजय जायसवाल को लंबा अनुभव है, इतने बार से सांसद हैं, उनके पिता भी सांसद रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो आप संजय जायसवाल की बातों को सिरे से खारिज नहीं कर सकते और फालतू बातें नहीं करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी प्रशांत किशोर हैं। उनके पास तो इन्वेस्टिगेशन टीम है, सीबीआई के जो पुराने डीएसपी रिटायर्ड हैं, वो भी दूसरे पदों को उन्होंने हायर करके रखा है, और बहुत सारे कागजात। तो अब संजय जायसवाल हैं कि संजय जायसवाल जरूर होंगे। हाँ, अब वह मतलब कितना मजबूत है कितना कमजोर है मुझे नहीं पता। संजय जायसवाल कौन सी वाली फाइल आई है, इस पर भी निगाहें होंगी? नहीं, फाइल आई नहीं होगी तो मंगवा भी ली होगी, क्योंकि संजय जायसवाल तो जवाब देना है ना। और अगला कौन है
या तो कल जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी तब मालूम होगा। तब मालूम हो जाएगा। लेकिन रवि जी, आपको क्या लगता है, लगातार खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं और खुलासा कर रहे हैं एनडीए के नेताओं को लेकर के, कितना डैमेज करेंगे? नहीं, देखिए एक बात तो समझ लीजिए, जो संजय जायसवाल की बात आई है, हम्म, उस पर थोड़ा-सा हम एक लाइन बोल दें कि वो जितनी बात प्रशांत किशोर ने उन पर कहा था कि वो ब्रिज के बनाने की बात, उनके पेट्रोल पंप होने की बात, तमाम जो इनलाइनमेंट के लिए वो, तो वह बात तो पूरे दस्तावेजी प्रमाण के साथ संजय जायसवाल बता रहे हैं कि यह जो है सो इधर-उधर से हम नहीं बोल रहे हैं, वो कागज़ वो दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बताएँ कहाँ से हमारा, वो तो सवाल कर रहे हैं, वो बताने की बात कह रहे हैं। तो ये अब निश्चित रूप से जब वो संजय जायसवाल का सवाल है, तो वह बताएँगे ही बताएँगे कि वह वो सही कह रहे हैं या ये गलत बोल रहे हैं, या ये गलत बोल रहे हैं या फिर वो सही कह रहे हैं। तो यही तो जनता भी जानना चाह रही है ना कि अब तो सवाल जवाब शुरू हो गया है। जी। यानी कि सवाल जवाब शुरू हो चुका है, तो अब देखना होगा कि कल कौन से बड़े बड़े और चौंका देने वाले खुलासे किए जाएंगे। तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।